हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। यूजीसी नेट पेपर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। 96th क्लास है ये। ऑलरेडी 95th क्लास में हम जो है 95th क्लास तक यानी 95 पेपर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये मैंने क्लास 1 से शुरू किया था 2023 के पेपर के टाइम पे, ठीक है। सो अभी हम 2025 जून के पेपर डिस्कस करेंगे। आज जो पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं वो 25 जून को शिफ्ट 1 में आपको देखने को मिलेगा। पेपर 2 इसका एजुकेशन था। मैंने एजुकेशन के पेपर से पेपर 1 उठाया है, बाकी जितने भी शिफ्ट 1 में पेपर हुए हैं वो सेम पेपर ही आपको देखने को मिलता है। तो शिफ्ट 1 का पेपर है टेक्निकली ये, ओके। जून 2025 के जितने भी पेपर हुए हैं, जो कि टोटल नंबर ऑफ 10 है, यानी 95 क्लासेस हमारी ऑलरेडी हो चुकी हैं। 95 क्लासेस में 10 क्लासेस और मिला दीजिए तो 105 क्लासेस तक जो है आपको पेपर मिल जाएंगे जब आप दिसंबर का एग्जाम देंगे। ओके, सो दिसंबर के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये 10 के 10 क्वेश्चन पेपर। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि जब भी आप नेक्स्ट उसकी तैयारी कर रहे हो टर्म की, जैसे आप दिसंबर की तैयारी कर रहे हो, तो एटलीस्ट ये जून का, पिछले दिसंबर का, ये तो मिनिमम है कि अगर 2 साइकिल के आप क्वेश्चन पेपर्स करके जाओ। ओके, बाकी आपकी जो है तैयारी पे निर्भर करता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने सारी की सारे क्वेश्चन पेपर्स किए, सारी क्लासेस देखी हैं। सो इट्स टोटली अप टू यू, बट यहां से हमारी ये सीरीज शुरू हो रही है दोबारा से, जो कि दिसंबर 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शिफ्ट 1 का पेपर हम डिस्कस करेंगे। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है आप कर सकते हैं। इट्स एब्सोल्युटली फ्री। ओके, अगेन पहला क्वेश्चन जो कि डाटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड है। डाटा इंटरप्रिटेशन में हमें डीआई में डाटा को इंटरप्रेट करना है। सारा डाटा हमें दे रखा है, जोड़ घटा गुना भाग करके वही चीजें हमें अगेन वही दे रखी है, और वो हमें क्या करनी है जी, डाटा को इंटरप्रेट करना है। फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो बॉयज और गर्ल्स एंड द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स हु पास्ड इन 10+2 एग्जामिनेशन फ्रॉम 6 डिफरेंट स्कूल्स। तो 6 डिफरेंट स्कूल्स का ये डाटा दे रखा है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो पास हुए हैं 2023 में, 2024 में, वो मेंशन कर रखे हैं। और उन पास्ड में से कितने परसेंट जो है परसेंटेज ऑफ पास्ड गर्ल्स हैं, और यहां पे भी 2024 में हमें गर्ल्स ही मेंशन कर रखा है। ओके, 6 स्कूल्स हैं ये, ABCDEF। देन आपके सामने पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज हु पास्ड फ्रॉम स्कूल ए इन 2023 टू द नंबर ऑफ गर्ल्स हु पास्ड फ्रॉम ई इन द 2023 ईयर। यानी 2023 का ही डाटा देखना है, ए स्कूल में और ई स्कूल में, ठीक है। यहां पे रेशियो बताना है हमें किसका, बॉयज वर्सेस गर्ल्स का। यानी कि यहां पे पहले मैं क्या करूंगी, 46% जो है 500 का निकालूंगी, तो उतनी गर्ल्स पास हुई हैं, जो बचे हुए हैं वो बॉयज पास हुए हैं। ओके, सेम हियर, जो यहाँ पे 600 है उसका 54% गर्ल्स हैं, तो यहां से जो बॉयज कैलकुलेट होंगे डिवाइड बाय यहाँ पे जो गर्ल्स आएंगी, तो बस दैट्स इट, वही हमारा रेशियो है। तो यानी टेक्निकली हमें क्या करना है, हमें 500 का 46% निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट, 5 6 की 30, 4 3 हासिल गई, 4 5 चौके 5 चौके 20 और 3 23, 230। यानी कि यहां पे अगर मैं बॉयज कैलकुलेट करूं तो -230, तो 270 उत्तर आ जाएगा, ठीक है। यानी मैं रेशियो जो निकालना है मुझे ये 270 मिल गया। अब ये गर्ल्स का निकालना है ई स्कूल में, यानी 54% ऑफ 600, ठीक है जी। तो ये कितना आ जाएगा, 6 चौके 24, 2 5 6 की 30, 31 32, 324। तो यानी 270 डिवाइड बाय 324, ये आपका रेशियो आप कैलकुलेट कर लीजिए। 3 नीम 27 0, 3 एकम 3, 3 8 24, देन 3 तिया 9 और 0, और 3 तिया 9, 3 छिके 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 12, 3 एकम 3 0, 2 5 10, 2 6 की 12, 5:6 आपका आंसर आ गया, ठीक है। यानी आंसर आपका 3rd हो जाएगा जी। डन, यही चीज हमसे पूछी थी, वो मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दी है, ये आपका एग्जैक्ट सॉल्यूशन रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है, नंबर ऑफ बॉयज हु पास्ड इन
examination is more than 300 in the year 2023 as well as 2024 in only कितने schools में जो boys हैं, number of boys वो 300 से ज्यादा हैं दोनों में, दोनों साल में, 2023 में भी 2024 में भी। ये क्वेश्चन देख के आपको समझ आ गया होगा, आपको सारी परसेंटेज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, चाहे अभी भी करके देख लो, एक साफ पेज लेना है। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि फेयर पेज पे इनको कैलकुलेट किया करो, क्योंकि यहाँ पे अब सारी परसेंटेज आप कैलकुलेट कर ही लोगे तो बाकी के क्वेश्चंस आपके इजीली सोल्व हो जाएंगे, राइट। तो वो क्वेश्चंस जो है आपको जो सोल्यूशन कर रहे हो वो बहुत फेयर तरीके से सोल्व करने हैं। तो यहाँ पे 46% निकालो 500 का, 42% 600 का, 56% 60%, 54% 600 का, 50% 650 का। जो भी वैल्यू आएगी वो गर्ल्स होंगी, उनमें से यहाँ पे फिर माइनस करते जाओ। जो 46% आएगा वो 500 में से माइनस कर दो, 42% आएगा वो 600 में से माइनस कर दो, 56% 650 में से, ऐसे ही सेम 2024 के लिए भी कैलकुलेट करना है। ओके, सो आप वीडियो को यहाँ पे जो है पॉज करके और ये कैलकुलेट करने की कोशिश कर सकते हो। ये जो है आपके यहाँ पे कैलकुलेशंस आनी चाहिए। ओके, सो ये परसेंटेज मैंने कैलकुलेट कर दी है। 500 में से 230 गए 270, 600 में से 252 गए 348। तो ऐसे आपने यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज भी कैलकुलेट कर लिए हैं और यहाँ पे भी नंबर ऑफ बॉयज कैलकुलेट कर लिए हैं। दो ही ऐसे ईयर हैं, दो ही स्कूल हैं, बी और एफ स्कूल, जो दोनों साल में 300 से ऊपर जो है वो जिसमें बच्चे पास हुए हैं दोनों साल में। ओके, वैसे तो यहाँ 300 से ऊपर बहुत सारे हैं, लेकिन 300 से ऊपर दोनों ईयर की अगर आप बात करोगे तो बी और एफ दो ही स्कूल ऐसे हैं। आंसर आपका 2 हो जाएगा। ओके, देन next question, what is the average number of boys who passed in the 10+2 examination in year 2024 from all 6 schools? तो देखो यहां से हमने जो नंबर ऑफ बॉयज पिछले क्वेश्चन में कैलकुलेट किए हैं उनको जोड़ के डिवाइड बाय 6 करना है। एवरेज निकालने को हमें बोला है 2024 का। सिंपल है। अब ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन से ही सॉल्व हो सकता है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में आपने सारा का सारा डाटा कैलकुलेट किया है, तो उसमें इन सबको जोड़ो, डिवाइड बाय 6 कर दो, यानी 2274 आएगा, डिवाइड बाय 6 करके 379 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर, कोई टफ नहीं है, बिल्कुल इजी चीज दे रखी है। फॉर स्कूल एफ द नंबर ऑफ बॉयज हु पास्ड इन द ईयर 2024, और स्कूल एफ जो बॉयज यहां पास हुए हैं, यहां पे जो हमने कैलकुलेट किया था, वो इतना परसेंटेज मोर देन दैट इन 2023। तो वो कितना परसेंटेज है 2023 में जो लड़के पास हुए हैं उनसे। सो अगेन हमें डाटा की जरूरत पड़ेगी। ये जो है 2023 में लड़के पास हुए हैं, ये 2024 में पास हुए हैं। अब कितना परसेंटेज मोर है, तो कितना मोर है पहले तो वो पता करेंगे, यानी 480 में से 325 माइनस करेंगे। जो वैल्यू आएगी, मान लो x आई, वो किससे ज्यादा है, 325 से ज्यादा है। इट्स लाइक कितना ज्यादा है, 325 से ही तो ज्यादा है ना, और डिवाइड 2 में 100, तो इतना परसेंटेज मोर देन है। तो ये आप कैलकुलेट करेंगे, 480 में से 325 गए 155, 155 डिवाइड बाय 325 मल्टीप्लाई बाय 100, और ये आपका आंसर हो जाएगा 47.7। ठीक है जी, इजी था। अगेन वही सजेशन दूंगी डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए, जब भी सॉल्व करके देखें आप पहले ही क्वेश्चन में आप एक या तो क्वेश्चन पढ़ सकते हो मोटे मोटे तौर पे, जल्दी जल्दी आपको आइडिया हो जाएगा कि सारे डाटा की जरूरत पड़ेगी या नहीं। तो आप सारा डाटा साफ साफ पेज पे निकाल लीजिए ताकि आपके क्वेश्चन गड़बड़ ना हो, बिकॉज डाटा इंटरप्रिटेशन में गड़बड़ कहाँ होती है, कैलकुलेशंस में हो जाती है। थोड़ी सी भी कहीं जल्दबाजी में कैलकुलेशन गलत हुई, आपका सारा टाइम चला गया, पूरी कैलकुलेशन दोबारा करनी पड़ेगी और इतना टाइम होगा नहीं। ओके, सो आपको बहुत आराम से स्टार्टिंग में ही टाइम दे देना है। स्टार्टिंग इन द सेंस जब भी आप डीआई करो उस टाइम पे एक बारी में ही आराम से सोल्व कर लो, ताकि जितने क्वेश्चन हो पाए वो सारे के सारे सही हो पाए। ओके जी, फिफ्थ क्वेश्चन, एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स हु पास्ड इन द ईयर 2024 फ्रॉम ऑल द 6 स्कूल्स। अगेन अब ये लड़कियों का हमें एवरेज निकालना है 2024 में, जो हमने पहले बॉयज का निकाला था। ओके, अब लड़कियों का एवरेज निकाल के इज इतने परसेंट ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन स्कूल ए इन ईयर 2023। तो जो भी एवरेज आएगा वो 500 का कितना प्रतिशत है वो आपको बताना है। ओके, तो कैसे कैलकुलेट होगा, पहले एवरेज कैलकुलेट होगा। तो एवरेज 1866 डिवाइड बाय 6,
कैलकुलेशन मैंने दे रखी है, वो पिछली स्लाइड में सेम वही है। 1866 डिवाइड बाई 6 311 आ गया। अब 500 का कितना परसेंट है, मान लो मैं बोल रही हूँ x परसेंट है, तो x परसेंट इंटू 500 इज इक्वल टू 311, x की वैल्यू आ गई 62.2%। दैट्स इट। ठीक है, इजी होता है डाटा इंटरप्रिटेशन। 5 के 5 क्वेश्चन ठीक होने के चांसेस आपके होते हैं अगर आपने सारे की सारी टिप्स फॉलो की हैं, कि आपने बहुत क्लियरली जो है, बहुत क्लियरली क्लियर तरीके से अपना क्वेश्चन सोल्व किया है। सारा का सारा डाटा जो है वो क्लियरली, जैसे तो आप कोई सब्जेक्टिव पेपर अटेम्प्ट करके आ रहे हो उस तरीके से आपने एक पेज पे कैलकुलेट किया है, ताकि आपको समझ आ जाए गलती कहाँ हो रही है। आराम आराम से क्लियरली आपने डाटा कैलकुलेट करना है। ठीक है जी। सो बहुत काम माइंड से डीआई सोल्व करोगे, कभी गलत नहीं होगा डीआई, क्योंकि इतना हार्ड फास्ट आता ही नहीं है, बहुत नॉर्मल सा डीआई आता है। आपसे आपको वो इंटरप्रेट करवाना चाह रहे हैं कि नॉर्मल सी चीजें, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होने वाले हो तो आपको नॉर्मल सी बेसिक मैथ तो आती हो, दैट्स इट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। और इसीलिए मैं आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ कि डाटा इंटरप्रिटेशन, कॉम्प्रिहेंशन, ये क्वेश्चंस आप प्रीवियस ईयर से ही प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, मैं अभी करवाऊंगी मैराथन, उसमें भी मैं प्रीवियस ईयर्स डालूंगी, तो आप वहां से ही प्रैक्टिस कीजिए। प्रीवियस ईयर्स से ही बहुत है, क्योंकि आप अगर कोई अलग से कॉम्प्रिहेंशन की या अलग से डाटा इंटरप्रिटेशन की बुक उठाएंगे, वो बहुत हाई लेवल के देते हैं और इतना हाई लेवल का हमारे एग्जाम में नहीं आता है। तो जिस तरीके का हमारे पेपर में आता है, हमें उस तरीके की प्रिपरेशन करनी है। सो मेक श्योर कि आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही चीजें प्रैक्टिस करें। ओके, क्योंकि बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर, 105 तो हमारे पास दिसंबर तक के लिए ही हो जाएंगे। सो दिसंबर के लिए जो बच्चा प्रिपेयर कर रहा है, कोशिश करो 105 में से जितने ज्यादा पेपर कर पाओ वो करके देख लो। ओके ओके, करेक्ट बताना है जी। वर्म कैन बी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। नहीं, सॉफ्टवेयर ही होता है कीड़ा, तो बेसिकली जो कंप्यूटर के अंदर घुस गया है, ठीक है, हार्डवेयर थोड़ी है। कुकीज आर यूज टू स्टोर ब्राउजिंग इंफॉर्मेशन। ओके, साउंड्स गुड। सैंडबॉक्स डिटेक्शन इज मालवेयर आइडेंटिफिकेशन मेथड। HTTP हैज बेटर सिक्योरिटी देन HTTPS। नहीं, यहाँ पे एस सिक्योरिटी का एस यहाँ लगा हुआ है, वो बेटर सिक्योर नहीं है। ट्रोजन हॉर्स इज एन एंटीवायरस। नहीं, ये एक माल वायरस है। ओके, तो आपके पास बी और सी जो है वो सही ऑप्शन होंगे। ओके, कुकीज वो स्मॉल पीसेज होते हैं जो टेक्स्ट के फॉर्म में आपके ब्राउजर को भेजे जा चुके होते हैं कि आपने कौन सी वेबसाइट को विजिट किया एंड ऑल। सो वो कुकीज जो हैं वो एक तरीके से याद रखते हैं छोटी छोटी इंफॉर्मेशन को। ओके, तो वो वेबसाइट को, वो होता है ना कि वो हेल्प करते हैं वेबसाइट को रिमेंबर करने में कि आपने ये विजिट की थी वेबसाइट या नहीं की थी, तो वो आपके बारे में छोटी छोटी इंफॉर्मेशन एडिड रखेंगे वहां। सैंडबॉक्स डिटेक्शन मेथड जो है वो मालवेयर आइडेंटिफिकेशन के लिए एक मेथड है जो यूज किया जाता है। HTTPS जो है वो ज्यादा सिग्निफिकेंटली ज्यादा सिक्योर है एज कंपैरिजन टू HTTP, क्योंकि HTTPS जो है वो SSL या TLS एन्क्रिप्शन जो है वो यूज करता है डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, जबकि HTTP जो है वो ट्रांसमिट कर देगा प्लेन टेक्स्ट में, तो जिसकी वजह से डाटा थोड़ा सा ज्यादा वल्नरेबल हो जाता है। ओके, ट्रोजन हॉर्स जो है वो रेस्ट्रिक्ट करता है एक्सेस को, आपके डाटा की एक्सेस को, और उस इट्स लाइक विक्टिम को वो डाटा देगा नहीं जब तक वो विक्टिम उसको रैंसम अमाउंट पे नहीं करेगा। सो ट्रोजन हॉर्स इज समहाउ अ रैंसमवेयर आल्सो। ओके, क्योंकि वो आपको एक अमाउंट जो वो बोलेंगे वो पे करना पड़ेगा, अदरवाइज वो वैसे ही चीजें चलेंगी और आप अपने डाटा को ही एक्सेस नहीं कर पाओगे। ओके, ठीक है जी। फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द सीरीज। तो रॉन्ग टर्म देखो, 3 3 चौके 12, 12 तिया 36। तो यहाँ पे पैटर्न क्या है, पहले आप इसको मल्टीप्लाई करो 4 से, देन मल्टीप्लाई करो 3 से, फिर 4 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 3 से, ऐसे रहेगा। तो ये जो 738 है ये गड़बड़ नंबर है, क्योंकि यहाँ 728 आना था जी। ओके, जब इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आप मल्टीप्लाई करके देखोगे, तो ये आंसर आपका क्या रहेगा, 1738 रहेगा, वो गलत है इसमें। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू। ऐसे स्टेटमेंट्स में आप मेजरली यहां से भी चेक कर सकते हो कि कौन से शुरू किया जाए। जैसे बी है, यहाँ पे सी 3 में है, तो मैं एक बार सी ही चेक करके देख लूं। ओके, कि एक कार मूव कर रही है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, स्पीड ऑफ कार इन मीटर पर सेकंड। तो बस सिंपल है, ये तो आपको कन्वर्ट करना है, सिर्फ 80 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो देखो 80 किलोमीटर पर आवर,
ये है ना। अब 1 घंटे को मैं कैलकुलेट कर दूं किसमें, सेकंड्स में, यानी 60 मिनट्स देन 60 सेकंड्स। ठीक है, और ऊपर किलो की जगह मैंने क्या लगाना है, 1000 लगाना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट, और देन 2 तिया 6, 2 चौके 8, 0, देन ये है 2 5 10, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 5 चौके 20, 200 डिवाइड बाई 9। और ये संख्या आपको ऐसे पढ़नी है जी, 22 2/9, यानी कि आपको ये जो मैंने लिख रखा है ये ऐसे लिखा गया है। ठीक है, सो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1 19, प्लस 2 डिवाइड बाई 9, यानी कि ये बात तो ठीक है, 200 डिवाइड बाई 9 ही आएगा, तो सी तो ठीक है, यानी सी ठीक है। तो सिर्फ एक ऑप्शन आपका कट आउट हो गया। ठीक है, अब आप डी देख लो, डी देखोगे या ए देखोगे वो आपकी मर्जी है। A person crosses 600 meter long street in 5 minutes. द स्पीड ऑफ पर्सन इन किलोमीटर पर आवर में आपको स्पीड बतानी है। तो देखो 600 मीटर पर इन 5 मिनट्स ना, 5 मिनट। अब बस मुझे मीटर को या किलोमीटर में और मिनट को मुझे आर में चेंज करना है। हो जाएगा या कोई दिक्कत? डिवाइड बाय 60 कर देंगे। ठीक है, यहां पे आपका मीटर है तो किलो करने के लिए यहां पे डिवाइड बाय 1000 कर देंगे। 0 से 0, 0 से 0 कट, देन ये ऊपर चला गया, 5 एकम 5, 5 एकम 5 दूनी 10, यानी कि 0.6 मल्टीप्लाई बाय 12। तो क्या यही आएगा? करके देखें मल्टीप्लाई। 6 दूनी 12, 6 एकम 6 और 1 7, और 1 के बाद 7.2। ठीक है, बिल्कुल ठीक है डी स्टेटमेंट। अब बी आपको डेफिनेटली चेक करनी पड़ेगी क्योंकि इससे ये गलत हो गया। ठीक है, तो अगर एक ट्रेन है रन्स एट 5/6 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड, इट गेट्स लेट बाय 10 मिनट्स, यूजुअल टाइम ऑफ ट्रेन टू कवर द जर्नी इज 40 मिनट्स। सो आप 40 मिनट के हिसाब से और 5/6 की यूजुअल स्पीड के हिसाब से डिस्टेंस निकालो और फिर देख के बताओ कि ये चीज सही बता रहा है या नहीं, कि ये 10 मिनट लेट होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो इफ अ ट्रेन रन्स एट 5/6 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड, यूजुअल स्पीड आप x मान लो, उस x स्पीड के हिसाब से आप क्या चल रहे हो, 40 मिनट के हिसाब से अगर चल रहे हो, यूजुअल टाइम जो आपका है, सो यानी कि x स्पीड से वो 40 मिनट में वो डिस्टेंस कवर कर रही है। सो 5/6 ऑफ x के हिसाब से क्या वो 50 मिनट में कवर करेगी, वो देखना है। देख लोगे? देख के बताना। ठीक है, सी और डी सही है, बी गलत आएगा जी इसका आंसर। ठीक है, तो बी नहीं होगा, आंसर फोर्थ होगा। तो बी स्टेटमेंट गलत आएगी कि नहीं वो 10 मिनट लेट नहीं होगी। तो वो कितने मिनट लेट होगी वो आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। ओके, in dash each communicating device is connected with every other device in computer network। previous year question में already आपको स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी करवाई हुई है मैंने। ओके, प्रीवियस ईयर में भी आप जाके सर्च कर लोगे ना, वहां भी मिल जाएगा। सो आंसर क्या रहेगा, जब एक वो होता है ना एवरी अदर डिवाइस, तो एक डिवाइस दूसरे से कनेक्टेड है, दैट इज मैश टोपोलॉजी। आंसर इसका सेकंड हो जाएगा। स्टार में क्या हो जाता है, सारी की सारी डिवाइसेस को हम एक सेंट्रल हब से कनेक्ट कर रहे हैं। रिंग में एक क्लोज्ड लूप जो है वो बन रहा है। बस टोपोलॉजी में सिंगल केबल से कनेक्टेड होंगे, और मैश टोपोलॉजी में एवरी डिवाइस इज कनेक्टेड टू एवरी अदर डिवाइस। तो एक हाईली इंटरकनेक्टेड नेटवर्क मैश में बनेगा। सो ये मैश टोपोलॉजी का हो जाएगा। 10th है, द फुल फॉर्म ऑफ AICTE इज। तो AICTE की फुल फॉर्म आपसे पूछी है, मतलब बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन तो हो नहीं सकता है टेक्निकली। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ओके, आंसर सेकंड हो जाएगा। कब एस्टेब्लिश हुई? नवंबर 1945 में। स्टैट्यूटरी स्टेटस कब मिला? 1987 में AICTE एक्ट के थ्रू। तो ये इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। Next question, which fallacy is committed in the following statement? I can expect that you would not find any moral issue in making abortion illegal since your ability to feel sympathy for the rights of women in general is very limited। यानी कि आप उस अगले इंसान के ऊपर ही, इंसान के कैरेक्टर के ऊपर चले गए हो कि आप फील ही नहीं कर सकते, इसलिए आप अबॉर्शन को इलीगल बताने में आपको कोई मोरल इश्यू नहीं लग रहा। ठीक है, नॉट फाइंड एनी मोरल इशू। ठीक है, तो वो चीज यानी कि आप क्या कर रहे हो, आप अगले इंसान के कैरेक्टर पे जा रहे हो। सो दैट इज एड होमिनम।
ये देखो फैलेसी जो आर्ग्यूमेंट मेक्स एन अपील टू कैरेक्टर ऑफ द पर्सन, ठीक है, सो आर्ग्यूमेंट प्रेजेंटेड आर गुड बट पर्सनालिटी ऑफ पर्सन इज नॉट गुड, तो आपने शिफ्ट कर दिया उस पर्सनालिटी के ऊपर। ये वाले एग्जांपल्स इसी एग्जांपल की तरह पहले आए हुए हैं, जैसे माय ओपोनेंट चीटेड ऑन हिज टैक्सेस, he hired an illegal migrant as a nanny, his views on tax reform simply can't be trusted आएगा, ठीक है। सो सिंपल सी बात है कि आप उस इंसान के ऊपर चले गए हो। सेम यही कि आप जो है क्या बताओगे, वेजिटेरियनिज्म के फेवर में क्या आर्ग्यू करोगे जब तो आप खुद तो मीट खाते हो। सो आप उसके इंसान के कैरेक्टर के ऊपर चले गए हो, पर्सनालिटी पे चले गए हो, तो इस वजह से ये एड होमिनम रहेगा, बार बार रिपीट होता है इस तरीके का, कुछ ना कुछ अलग तरीके का एग्जाम्पल मिल जाएगा बट ये क्वेश्चन रिपीट होता है, कई बार आ चुका। ओके, करेक्ट सीक्वेंस पूछिए आपसे, इनिशियल टू फाइनल, ब्लू बेबी डिजीज, मेट हेमोग्लोबिन, अच्छा मेट हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन होता है ना, हेमोग्लोबिनेमिया, ठीक है, इन ह्यूमन इन्फेंट्स। तो छोटे बच्चों में ब्लू बेबी डिजीज हमें पता है नाइट्रेट्स की वजह से होती है। तो अगर उन्होंने नाइट्रेट पॉल्यूटेड वाटर अगर कंज्यूम कर लिया है तो सबसे पहले चीज यहां से शुरू होगी, ठीक है। बाद में कन्वर्जन होगा नाइट्रेट आयंस का नाइट्राइट में ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो आंसर आपका रहेगा जी सेकेंड, पहले सी रहेगा, देन फर्स्ट रहेगा, देन जो है वो ऑक्सीडेशन होगा आयरन का सेकंड से +3 स्टेट में, एंड देन जो है आप एक अबनॉर्मल हेमोग्लोबिन बना रहे हो जिसको हम मेट हेमोग्लोबिन बोल रहे हैं। तो मेट हेमोग्लोबिन ग्लोबिनेमिया जो है वो बच्चे को हो जाएगा। ओके, सो ये सिंपल सा सीक्वेंस है, कंजम्पशन होगा पहले तो ये इनिशियल स्टेप हो गया, और लास्ट में जाके मेट हेमोग्लोबिन हो रहा है, तो वो एक ब्लू बेबी सिंड्रोम उसको हो रहा है, इस वजह से दैट इज अबनॉर्मल। ओके, अबनॉर्मल हेमोग्लोबिन बन गया वहां पे। सो मैंने ब्लू बेबी सिंड्रोम प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, क्या होता है, नाइट्रेट की वजह से होता है, तो आपको थोड़ा सा भी आइडिया होता तो आप ये क्वेश्चन जो है आराम से सीक्वेंस में ला सकते थे। ओके, रोल ऑफ अ टीचर इन सपोर्टिंग एक्सपीरियंशियल लर्निंग कांट बी ऑफ अ और द। सो ये बोल रहे हैं कि सपोर्ट, जब आप एक्सपीरियंशियल लर्निंग करवा रहे हो बच्चे को, तो टीचर का सपोर्ट जो है वो किस तरीके का होता है, तो वो कोच की तरह हो सकता है, मेंटोर की तरह हो सकता है, ट्यूटर की तरह हो सकता है, बट टीचर टेक्नोलॉजी थोड़ी ना बन जाएगा। सो टीचर का सपोर्ट जो है कांट बी ऑफ अ टेक्नोलॉजी। ओके, सो ये तो सिंपल सा, इसमें तो कोई एक्सप्लेनेशन की भी जरूरत नहीं है। क्राइटेरिया पूछा है फॉर हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्शन आर, सो इट शुड डिस्क्राइब ओनली वन इशू, बहुत सारे इश्यूज डिस्क्राइब करे, तो देखो यहां से ही पता चल गया, यानी ये दोनों साथ में तो नहीं आ सकते, तो जहां जहां ए और बी इकट्ठा है वो तो ऑटोमेटिकली कट हो गया, कि दोनों साथ में सही नहीं हो सकते। यूजुअली हम हाइपोथेसिस में एक ही इश्यू पे फोकस करते हैं, तो आंसर अपना क्या हो जाएगा जी, ए, सी और डी हो जाएगा, मुझे आगे की चीजें पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। ओके, तो इस तरीके से आपको डिसाइड करना है कि थोड़ा सा लॉजिक लगाना है कि या तो एक इश्यू को डिस्क्राइब करे या बहुत सारों को करे, ऐसा तो नहीं हो सकता दोनों स्टेटमेंट सही हो, राइट। सो हाइपोथेसिस में यूजुअली एक इश्यू को ही वो डिस्क्राइब करे, स्पेसिफाई करे वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को, स्पेसिफिक और प्रिसाइज होनी चाहिए, एम्पेरिकली टेस्टेड होनी चाहिए, यानी टेस्टेड भी नहीं, टेस्टेबल होनी चाहिए, कि आप पता तो कर पाओ उसको टेस्ट करके सही है या गलत। ओके, तो टेस्टेबल होनी चाहिए। For different set of data set x and y, correlation coefficient between x and y, that is r, and standard deviation x और y, that is sx और sy, तो standard deviation दे रखे हैं और correlation coefficient दे रखा है। ओके, ये सेम क्वेश्चन यानी कोवेरिएंस निकालने का क्वेश्चन ऑलरेडी पीवाईक्यूज में आ चुका है, अगर आपने करके देखा होगा, कई बार पूछा था लास्ट टाइम जो पेपर हुए थे और दिसंबर वालों में, और मैंने करवाया भी था, ठीक है। तो आपको ये आना चाहिए था, इसमें आप गड़बड़ नहीं कर सकते। सिंपल सा फॉर्मूला है, ये जो कोरिलेशन की हम बात करते हैं, डिवाइड बाय एस एक्स और एस वाई को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या होना था, कोवेरिएंस होना था। यानी आप कैसे कैलकुलेट करते, आप 0.5 डिवाइड बाय 80, 4/7 डिवाइड बाय 7 9 63, 0.7 12 5 60, तो ऐसे आपको कैलकुलेट करके उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने को बोला गया था। ओके, जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके सामने आएगा। यहां से देखो, मुझे डाउट है क्योंकि मैं कई बार इस क्वेश्चन को रीचेक कर चुकी, सेम क्वेश्चन दे रखा है, डाटा भी रीचेक कर चुकी, मेरे हिसाब से जो है इसका बी देन डी, बी डी, बी डी का है, देखो ए बी सी डी हो गया ना, ये ए बी सी और डी, ये बी वाले को सबसे कम बता रहे हैं, बट मेरे हिसाब से बी वाला सबसे कम नहीं है।
सो बट ये ऑप्शन सबसे ज्यादा किसका है वो देख सकते हैं हम, सबसे ज्यादा है सी वाला, यानी एंड में सी आएगा। सी से जस्ट पहले क्या आना चाहिए, तो देखो सी से जस्ट पहले ए या डी, तो कहीं बी वाला ऑप्शन में कंसीडर नहीं किया गया है। ओके तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे सी और डी, ये आपका सी के बाद डी या ए, तो यहाँ पे आपका ए आ जाएगा, तो ये ए, ये इस सिर्फ इस बेसिस पे हम जो है थर्ड आंसर तक पहुंचेंगे। अदरवाइज मेरी कैलकुलेशंस गलत नहीं है, टेक्निकली जो आंसर इसका आना चाहिए था वो यहाँ ऑप्शन में है ही नहीं, बट वही है, सबसे आखिरी वाले दोनों सही मैच हो रहे हैं हमारे, तो हम असेंडिंग ऑर्डर तक तो पहुंच सकते हैं। ओके If the sender has not formulated the idea, thought or message in proper manner, it can result into a barrier in communication. So barrier किस लेवल पे हो रहा है, सेंडर ही आइडिया को फॉर्मुलेट नहीं कर पा रहा है प्रॉपर मैनर में, यानी जो सेंडर है वो एनकोड नहीं कर पा रहा है डाटा को। सो एनकोडर के लेवल पे दिक्कत है, यानी सेंडर के लेवल पे दिक्कत है, वो एनकोड नहीं कर पा रहा है। ओके सो बैरियर कहाँ आ गया, एट द लेवल ऑफ एनकोडर। रिसर्च क्या नहीं है, व्हाट इज नॉट अ रिसर्च, तो रिसर्च इज अ केयरफुल एग्जॉस्टिव इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ फिनोमिना विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवांसिंग नॉलेज। ओके सिस्टमैटिक ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट है टू स्टडी अ प्रॉब्लम फॉर द पर्पज ऑफ डिराइविंग जनरल प्रिंसिपल्स। रिसर्च इज बेस्ड ऑन कॉमन सेंस नॉलेज, बेस्ड ऑन एक्यूमुलेटेड एक्सपीरियंसेस एंड बिलीफ ऑफ द पीपल। नहीं, ये सिस्टमैटिक साउंड नहीं कर रहा है जी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन है सोल्यूशन निकालने के लिए प्रॉब्लम का। तो देखो सिस्टमैटिक देन केयरफुल और एग्जॉस्टिव इन्वेस्टिगेशन, बिल्कुल सही बात है। सिर्फ एक्सपीरियंस या कॉमन सेंस के बेसिस पे आप कोई डिसीजन पे पहुंच जाओ, दैट इज नॉट रिसर्च। ओके तो थर्ड आंसर जो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि आपसे नोट पूछा है, व्हाट इज नॉट अ रिसर्च। Which of the following propositions are so related that they can't both be false though they can both be true? अगेन टिपिकल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है, वीआईपी टॉपिक्स में भी करवा रखा है। ए ई आई ओ आपका स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन आई ओ आएगा, आई ओ। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट्स ऐसी होती हैं सम और सम नोट वाली, जो कि साथ में सही हो सकती हैं बट जो है गलत नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये दोनों की दोनों गलत नहीं हो सकती, यानी सम पोएम्स आर आर्ट वर्क और सम पोएम्स आर नॉट आर्ट वर्क, ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सम वाले में आप यहाँ भी कंफ्यूज हो सकते हो, बट आपको देखना पड़ेगा, यहाँ सम पोएम्स आर आर्ट वर्क, ये भी सम पोएम्स आर नॉट आर्ट वर्क, तो वो एस सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, वो भी आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। आप सम आर्ट वर्क्स आर पोएम, इसको इसके साथ कंपेयर नहीं, सी और डी नहीं आ सकता आंसर, ऑल्दो सी और डी है भी नहीं कंफ्यूजन क्रिएट करने को। सो ए और सी जो है वो हमारा सही आंसर है। ओके नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज सेल्फ जनरेटेड फीडबैक, तो कौन सा जो है वो सेल्फ जनरेटेड फीडबैक में नहीं आएगा। आप किसी चीज को प्रिव्यू कर रहे हो, आप रीट्रेस कर रहे हो, आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ये इंसान खुद ही कर रहा है, अश्योरेंस जो है वो दूसरा इंसान देगा, तो सेल्फ जनरेटेड फीडबैक में आप अश्योरेंस नहीं डाल सकते। ओके सो अश्योरेंस आपका आंसर हो जाएगा। Interest earned on 8,000 when invested in some scheme for 2 years in 7% simple interest per annum is half of the interest earned on another amount P इन्वेस्ट किया 5 साल के लिए सेम स्कीम पे एट सेम इंटरेस्ट, तो P की वैल्यू आपसे पूछी है। ओके तो सिंपल सी स्टेटमेंट है, इंटरेस्ट अर्नड ऑन 8,000, सो 8,000 के ऊपर P, देन आपका रेट है 7%, 2 साल के लिए ये आपने इंटरेस्ट अर्न किया, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, ये बोल रहे हैं पर एनम इज हाफ ऑफ द इंटरेस्ट अर्नड ऑन, यानी पी पे 5 साल के लिए सेम रेट पे जब इन्वेस्ट किया तो जो सिंपल इंटरेस्ट बना वो हाफ है, ये इज इक्वल टू आ जाएगा। ओके 2 0 से 2 0 कट, देन आपका 7 2 मल्टीप्लाई बाय 2, देन यहां ऊपर आ जाएगा आपका 100, ठीक है, डिवाइड में आ जाएगा 5 और 7। ओके सो 5 दूनी 10, 0, 7 से 7 कैंसिल, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 8 64, 640 0 0 6400 आपका उत्तर आ गया जी प्रिंसिपल निकालने का, पी निकाल दिया हमने। ठीक है, तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, पता चले ये 8000 वाली चीज कर ली और यहां पे 1/2 कर दिया। ठीक है, सो वो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होना चाहिए, आपको बार बार क्वेश्चन पढ़ने की प्रैक्टिस होनी चाहिए।
What is the correct increasing order of uranium ratio in the following? तो किस में यूरेनियम का रेशियो सबसे ज्यादा होगा? नेचुरल में, यूरेनियम ओर में, वेपन ग्रेड यूरेनियम में, रिएक्टर ग्रेड यूरेनियम में। तो ये क्वेश्चन नया हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा, बाकी इस तरीके का क्वेश्चन पहले भी देखा हुआ है। आंसर आपका BADC हो जाएगा। आप देखेंगे कि किसमें ज्यादा जो है वो यूजुअली जैसे वेपन ग्रेड जो यूरेनियम है उसमें 90% से ज्यादा यूरेनियम होगा। ओके और सबसे लोवेस्ट जो है वो यूरेनियम ओर में होता है क्योंकि वो रॉ है, अनप्रोसेस्ड है, उसको प्रोसेस करेंगे तब जाके वो उसके अंदर आएगा। देन उससे ज्यादा नेचुरल यूरेनियम जहां पे 0.7% है। रिएक्टर ग्रेड आपका यूरेनियम उसमें 2 से लेके 7% तक यूरेनियम 235 देखने को मिलता है। तो ये यूरेनियम का आइसोटोप है 235, मैक्सिमम यही पाया जाता है। Arrange the following in order of increasing denotation. So वही denotation, connotation, increasing, decreasing, extension, intention करवा रखा है, VIP टॉपिक में भी करवाया था, फिर भी आप गलत करके आ रहे हैं तो गड़बड़ है। ओके तो देखो अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो एटलीस्ट ये तो पता है ना कि कॉनोटेशन डेनोटेशन में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कुछ मिलेगा। लाइक चेस है, चेस बोर्ड गेम में आ गया, ठीक है, ये चेस है, ये बोर्ड गेम है, ठीक है। देन ये आपका स्पोर्ट्स इंडोर गेम्स हो गया, और ये आपका स्पोर्ट्स, यानी स्पोर्ट्स में इंडोर गेम आ गया, इंडोर गेम में आपका बोर्ड गेम आ गया, और बोर्ड गेम में चेस आ गया, राइट। सो A, B, D और C ये रहेगी सीरीज, या तो अब ये उल्टी होएगी या सीधी होएगी, ठीक है। सो वो आपने देखनी है, या तो ये CDBA हो या ABCD हो, तो एटलीस्ट आप ABDC। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो लास्ट के 2 में कंफ्यूज हो ना। जो बच्चे फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन लगा के आते हैं वो तो टेरिबल हो गया ना, राइट। तो आंसर आपका फोर्थ रहेगा जी, ABDC। ओके तो डेनोटेशन चाहे इंक्रीजिंग डेनोटेशन बोल दो, इंक्रीजिंग कॉनोटेशन, तो वो इंक्रीजिंग वाला सेम ही रहेगा। डेनोटेशन को इंक्रीजिंग डेनोटेशन बोलेंगे, यानी एक्सटेंडेड फॉर्म में आपने बतानी थी। तो चेस जो है वो सबसे इनर पार्ट हो गया, देन बोर्ड गेम्स हो गया, देन आपका इंडोर गेम्स, और सबसे बड़ा एक्सटेंशन में स्पोर्ट्स आ गए। ओके सो आई होप आपने ये ठीक किया। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस और एक्सप्लेनेशन, ओजोनेशन, एरिएशन, फ्लोक्यूलेशन और स्क्रीनिंग। So removal of excess iron and magnesium, removal of large solids, disinfection, then आप very small particles are clustered together. तो आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, यानी ये डिसइंफेक्शन, ये ओजोनेशन हो गया। देन एरिएशन में आप रिमूव कर रहे हो आयंस को, एक्सेस आयंस को और मैग्नीशियम मैग्नीज को। देन आप फ्लोक्यूलेशन की बात करोगे तो बहुत स्मॉल पार्टिकल्स को साथ में इकट्ठा कर देना, और स्क्रीनिंग मतलब रिमूवल ऑफ लार्ज सॉलिड्स। ओके सो आई होप ये भी आपका ठीक हुआ। नेक्स्ट है बुद्धा पीरियड में कौन से एजुकेशनल सेंटर्स जो है वो एस्टेब्लिश हुए अलोंग विद मोनेस्ट्रीज। वालाभी, बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी, ये रोहतक में है, इसका कोई लेना देना नहीं है बुद्धिज्म से। नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला, बाकी सारी की सारी ठीक है। तो ACDE जो है वो हमारा आंसर हो गया। ओके Then है arrange the level of Bloom taxonomy from lower to higher in cognitive domain, easiest question, most expected। मतलब ये क्वेश्चन गलत हो रहा है तो फिर तो क्या ही कर सकते हैं। ओके तो इसको तो एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। आंसर आपका सेकंड आएगा, यानी कि आपसे लोअर टू हायर पूछा है। सो रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, देन आप एनालाइज करो और फिर इवेलुएट करो। ये आपकी जो है वो रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाई करो, एनालाइज करो, इवेलुएट करो। ठीक है जी, कोई दिक्कत? ये आपको साइकोमोटर डोमेन का भी और अफेक्टिव डोमेन का भी याद रखना है। देन ऑथर पूछ रखा है, एरिया पूछ रखा है, ये थोड़ा सा नया हो सकता है आपके लिए। शंकरा, रामानुज, विद्यापति और भास्करा। तो कौन सा किससे रिलेटेड है? आंसर सेकंड हो जाएगा। शंकरा में वेदांत सूत्र और भगवत गीता आ जाएगा। देन आपका ये रामानुज जो है वो वेदांत सूत्र में। देन विद्यापति की जब आप बात करोगे थर्ड का, थर्ड डायलेक्ट ऑफ बिहार, और आपका भास्करा मतलब एलजेब्रा और एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड। ओके सो ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये आप एज इट इज नोट डाउन कर लो, वो ज्यादा बेहतर है कि वो इसको एज ए इंफॉर्मेशन लो। अगर उसको आप एज एन इंफॉर्मेशन यूज करोगे तो बाकी क्वेश्चंस अपने आप सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके का कुछ आया तो, क्योंकि ये जो है PYQ उसकी इंफॉर्मेशन काम आती है बाद में।
ओके, देन है जी व्हाट अमंग द फॉलोइंग आर सम मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस, तो कौन कौन सी जो इनमें मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर फॉर इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फैशन टेक्नोलॉजी, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन लिमिटेड, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो कौन कौन सी है वो आपसे पूछा है, तो कौन कौन सी है जी, ई तो फॉर श्योर नहीं है, यूनिवर्सिटी स्कूल, तो ए सी और डी आ जाएंगी जी, ये फैशन से रिलेटेड है, और ई वाला मास कम्युनिकेशन के, ये स्कूल की बात हो रही है, तो ये एज इट इज डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, ठीक है, कि इसमें डायरेक्ट मीडिया प्रोडक्शन या मीडिया में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, ऑब्वियसली वहां से एक रिसोर्सेज हम क्रिएट करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स हम क्रिएट करते हैं ऐसे स्कूल में, बट वो डायरेक्ट नहीं है रिलेटेड, ओके, बाकी डायरेक्टली रिलेटेड है। चलिए, then है जी principal implication encouraging students deep approaches to learning objectives, summative or formative assessment to be learning oriented, facilitating dialogic form of feedback, involving some personal student investment। इस तरीके के क्वेश्चन में ना कोई भी एक चीज उठाओ कि अच्छा ये वाली मैं शायद अच्छे से ढूंढ पाऊं, मान लो मैं सोच रही हूँ कि समेटिव फॉर्मेटिव असेसमेंट टू बी लर्निंग ओरिएंटेड, तो ये मैं शायद अच्छे से ढूंढ पाऊंगी, फीडबैक शुड बी एम्बेडेड विद इन असेसमेंट प्रैक्टिस, task design should be approached from a program wide perspective, greater sense of ownership। ओके, तो अगर पर्सनल इन्वेस्टमेंट करेगा बच्चा तो उसको ग्रेटर ओनरशिप के चांसेस हैं, तो डी का चांस है कि थर्ड आ जाए। ओके, देन अ वेराइटी ऑफ असेसमेंट फॉर स्टूडेंट मोटिवेशन, अगर वेराइटी हो रही है देन समेटिव और ये दोनों आने चाहिए, तो ये फोर्थ आ जाएगा, ठीक है, साउंड्स बेटर देन फर्स्ट का सेकंड, यानी टास्क डिजाइन शुड बी अप्रोच फ्रॉम प्रोग्राम वाइड पर्सपेक्टिव, सो प्रोग्राम वाइड होगा तो आप डीपर लेवल पे अप्रोच कर पाओगे चीजों को, तो सेकंड ऑप्शन साउंड्स गुड, वही आपका आंसर है, ठीक है। ऐसे में कंफ्यूज नहीं होना है, कोई भी एक एक स्टेटमेंट उठाओ कि अच्छा मुझे समेटिव फॉर्मेटिव के बारे में जानती हूं मैं, लगता है मुझे, मैं इससे ढूंढ लूंगी, एक बार ढूंढने की कोशिश करो, अदरवाइज देखो एक ग्रेटर ओनरशिप से आ गया क्वेश्चन, जो कि बहुत कॉमन सेंस वाली चीज है। ओके, अरेंज द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इफेक्टिव लर्निंग एनवायरमेंट, तो आपको इफेक्टिव लर्निंग एनवायरमेंट के लिए कौन सा जो है वो अरेंज करना है सीक्वेंस में, कि पहले किस चीज की जरूरत पड़ेगी फिर किस चीज की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो सबसे पहले तो आपको अच्छा करिकुलम की जरूरत पड़ेगी, करिकुलम अच्छा होगा तब जाके आप पेडागोजी अच्छी कर पाओगे, फिर आप एंगेजिंग पेडागोजी को ढूंढो, अगर पेडागोजी, देखो आंसर तो यहीं से ही आ गया है टेक्निकली, पेडागोजी अच्छी है तो फॉर्मेटिव असेसमेंट अच्छा हो, देन आपका स्टूडेंट सपोर्ट अच्छा हो, और लास्ट में सुटेबल रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको अच्छे मिल रहे हों। ओके, तो आंसर आपका थर्ड आ गया, सिंपल, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, सोल्व हो जाएगा। लॉजिकली इक्विवेलेंट अगेन वीआईपी टॉपिक्स में भी करवाया था कि इससे तो क्वेश्चन आता ही है, सो कन्वर्जन, ऑब्वर्जन और कॉन्ट्रापोजिशन, वो स्टेटमेंट आपको पता होनी चाहिए कैसी होती हैं, तो इस तरीके की होती है जी, ये देखो ए बी और डी। अब देखो नो सोप्स आर राइटिंग टूल्स, ए बी ऑल सोप्स आर नॉन राइटिंग टूल्स, और डी है नो राइटिंग टूल्स आर सोप। तो आप ये देखो ए और डी एक दूसरे का क्या है, ए और डी एक दूसरे का जो है वो कन्वर्जन है, देखो ई है नो एस इज पी, तो नो पी इज एस, नो सोप्स आर राइटिंग टूल्स, नो राइटिंग टूल्स आर सोप, तो हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को बस चेंज कर दिया, तो जब आप सिर्फ सब्जेक्ट प्रेडिकेट को चेंज कर दो तो ई और आई में जो है आपको कन्वर्जन में लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट देखने को मिलता है। ओके, देन बात आती है ऑल सोप्स आर नॉन राइटिंग टूल्स, तो अब आपको क्या देखना है, देखो यहाँ पे नो एस इज पी था, यहाँ पे ऑल एस इज नॉन पी। ओके, सो नो का ऑल बन गया, सोप्स आर नॉन राइटिंग, यानी सोप और राइटिंग टूल में हमने नॉन ऐड कर दिया, ये रहा नॉन, ठीक है, सो ये ऑबवर्जन हो गया जी। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए लॉजिकली इक्विवेलेंट कैसे आप कैलकुलेट करोगे, सो ए बी और डी जो है वो लॉजिकली इक्विवेलेंट में आ जाएंगे। साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस आर बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस्ड होती हैं, वेरीफाइबल एविडेंस एंड सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ प्रूफ दैट कैन बी साइटेड, एक्यूमुलेटेड एक्सपीरियंसेस, प्रीजुडिसेस या फिर बिलीफ्स ऑफ द पीपल, तो बिलीफ, प्रीजुडिसेस या एक्सपीरियंस के बेस पे नहीं होती साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस, आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। जिस एविडेंस को आप वेरीफाई कर पाओ सिस्टमेटिक तरीके से, जिस प्रूफ को आप साइट कर पाओ, उसकी साइटेशन प्रोवाइड कर पाओ, वो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन है।
देन अगेन अब आपको पैराग्राफ में कंप्लीट करनी है चीजें। रेडियो डैश आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, सो रेडियो टैग सिस्टम, फ्रीक्वेंसी सिस्टम, एंटीना या माइक्रोचिप। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी, ठीक है, सिंपल है ये तो। पहले का बी आएगा, बी आएगा तो यहां से देखो दो ऑप्शन कट आउट हो गए, ठीक है। देन डी आएगा कि ए आएगा वो देख लो। द डैश इज मेड अप ऑफ अ डैश टू स्टोर एंड प्रोसेस द डाटा एंड डैश टू रिसीव एंड ट्रांसमिट द डाटा। तो रिसीव तो एंटीना करेगा, ट्रांसमिट भी एंटीना कर देता है, चिप जो है वो स्टोर करेगी। तो यहां पे डी आना चाहिए, यहां एंटीना आना चाहिए, तो यहां पे आपका टैग हो गया। तो यानी कि ये ऐसा कुछ नहीं आना चाहिए BADC, BADC या ऑप्शन नंबर थर्ड आना चाहिए, ठीक है। थियरी, मॉडल, सर्वे और मॉडलिंग, अगेन इस तरीके के क्वेश्चन में आप पढ़ के देखो आपको क्या चीज सही लग रही है, ठीक है। देखो कलेक्शन, डाटा कलेक्शन टेक्निक यूजिंग क्वेश्चनियर, सर्वे, ये लो, सिंपल, दैट्स इट। सॉरी सॉरी, डी सी का फोर्थ ना, सी का फोर्थ, रुको भाई रुको, सॉरी सॉरी, मैंने देखा जल्दबाजी में यही होता है, वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं हम लोग भी। जब मैं टीचर हो के आ सकते हैं, आप लोग भी आ सकते हो। तो ये फोर्थ, मुझे लगा फोर्थ का आ गया, ये यहाँ फोर्थ है, नहीं, सी का फोर्थ है, ठीक है। अब आगे देख लो, रिसर्च प्रॉब्लम इज प्रेजेंटेड बाय अ मैथमेटिकल मॉडल, मॉडल तो मॉडल जैसा ही साउंड कर रहा है। देन इट इज अ सेट ऑफ सिस्टमेटिकली इंटररिलेटेड प्रोपोजिशंस जो एक्सप्लेन कर रहे हैं और प्रिडिक्ट कर रहे हैं एक फिनोमिना और फैक्ट को। सिस्टमेटिकली है, जनरलाइज्ड रिप्रेजेंटेशन, सो ये थियरी में रहेगी जनरलाइज्ड या फिर सिस्टमेटिकली इंटररिलेटेड पोजीशन, ये साउंड्स दिस, थर्ड, तो फोर्थ आंसर, ठीक है। तो ये थर्ड साउंड कर रहा है, मॉडल में जनरलाइज्ड रिप्रेजेंटेशन साउंड कर रही है, और लास्ट में मॉडलिंग में आपका रिसर्च प्रॉब्लम इज प्रेजेंट रिप्रेजेंटेड बाय मैथमेटिकल मॉडल, सो वो मॉडलिंग में आ जाएगा, आंसर आपका फोर्थ आ जाएगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और ऐसे जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है, जैसे मैंने फोर्थ देखा और ओवर कॉन्फिडेंस में आई वाज लाइक दिस, सो वो चीज नहीं होनी चाहिए, ये सिली मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है। मैंने यहाँ सिली मिस्टेक की आपके सामने, तो आपको नहीं करनी अब एग्जाम में, ओके। टाइप्स ऑफ की भी नहीं, हो गई मेरे से भी, ओके। टाइप्स ऑफ वाटर पॉल्यूटेंट और उसके एग्जांपल दे रखे हैं, डिजीज कॉजिंग एजेंट, ऑक्सीजन कंज्यूमिंग वेस्ट, प्लांट न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट तो फॉस्फोरस होता है प्लांट का, सस्पेंडेड सॉलिड्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स इन एक्वेटिक हैबिटेट, तो ये कंज्यूमिंग वेस्ट हो गए ना, 3 और 4 है क्या कहीं, ये रहा फर्स्ट का सेकंड, कोलिफॉर्म बैक्टीरिया डिजीज कॉजिंग है, और सस्पेंडेड वाला जो है फाइन पार्टिकल्स ऑफ क्ले, ठीक है। आंसर आपका सेकंड हो जाएगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फर्स्ट। व्हाट अमंग द फॉलोइंग आर नोन एज असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, तो असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट में टेस्ट फॉर श्योर आएगा, एग्जाम लेना भी आएगा, देन आपका रुब्रिक, वर्कशीट और आपका क्विज, क्विज भी एग्जाम में ही आ जाते हैं, ठीक है। वर्कशीट और रूब्रिक, आंसर देखो एक बार क्या दिखा रहा है, पांचों के पांचों तो नहीं है फॉर श्योर, तो ABDE या BCDE, तो ऑप्शन ए और बी पे जाके टिक रहे हैं, ए पे टिक रहे हैं हम, है ना, B, C, ए और सी में से हमें सिलेक्ट करना है। रूब्रिक्स और टेस्ट, तो टेस्ट फॉर श्योर आएगा, ऑल्दो रूब्रिक्स में भी हम चेकलिस्ट की तरह चीजें चेक करते हैं कि अच्छा ये चीज है या नहीं है बच्चे में, सो ठीक है। असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट अगर हम उसको नहीं, टेस्ट को तो फॉर श्योर बोलेंगे, सो ABDE आपका आंसर हो जाएगा, सी को रहने देते हैं, ठीक है। सो वो आपको देखना पड़ेगा, अगर यहाँ पे ओवरऑल ऑल वाला ऑप्शन होता तो हम ऑल के साथ जाते, बिकॉज रूब्रिक्स भी हम असेसमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ओके। इस तरीके की चीजें तो बस क्या ही बताऊं मैं, इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपको रटने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत आइडिया हो तो ठीक है। जैसे मैंने प्यार किया है, ये मैंने प्यार किया तो ये बात सबसे लास्ट सी में आई है इन सब में से, तो शोले बहुत पहले आई थी, तो ये यहाँ से आप थोड़ा सा तुक्का लगा सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आपको जरूरत नहीं है इस तरीके के क्वेश्चन रटने की, फिर भी आपका मन हो तो आप एटलीस्ट वो ध्यान रख लो जो प्रीवियस ईयर में आए हो, तो इस तरीके का एक आधा क्वेश्चन जरूरत नहीं है, वो ठीक हो ही आपका, ओके। अ पर्सन टेक्स अ लोन ऑफ 5,000 एट 5% सिंपल इंटरेस्ट, ऐसा क्वेश्चन भी पहले आया हुआ है, तो 5% पे 5,000 के ऊपर उसने लोन लिया, तो 5,000 5 PRT एक साल के लिए ऑब्वियसली डिवाइड बाय 100, 5 5 25, तो 250 रुपए इंटरेस्ट बना उसका, सो टोटल कितना हो गया अब उसके पास 5250। अब इसमें से उसने 3,000 वापस कर दिया, 3,000 वापस करने के बाद कितना बचा, 0 5 और ये क्या आ गया 12 में से
12 में से 2 नहीं, 12 कहाँ है, 2 ही आया। देन आपका ये क्या आ गया, 5 में से 3 गए 2, 2250 रुपए अभी भी हैं उसके पास। ठीक है, तो अब ये दूसरे साल में कितना इंटरेस्ट बनेगा उसका, सो हाउ मच ही वुड हैव टू पे इन द ऑर्डर टू क्लियर हिज ड्यूज एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। तो 2 साल के बाद की बात हो रही है ना, तो 3000 तो उसने पहले साल पे ही दे दिए, अब बचे कितने हैं 250, ये 2250। अब 2250 पे भी उसको सेम इंटरेस्ट अगर मिल रहा है तो वो चीज भी आप जोड़ लो। तो 2250 के ऊपर 5 एक साल के लिए डिवाइड बाय 100, 5 दूनी 10, 2 एकम 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, सो 112.5 का इंटरेस्ट बन गया अगेन। तो ये ऐसा कुछ नजर आएगा आपको, 2 6 3 2, 2362। तो 2362 दे नहीं रखा तो 2350 के साथ चले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि 2400 पे तो नहीं जाएंगे पैसे, तो वैसे भी कोई फालतू नहीं देता। ओके, सो ये आंसर आपका 2362 आना था टेक्निकली जो उसको पे करना है, बट 2350 लगा के चल सकते हो आप। तो आंसर आपका थर्ड ही इन्होंने दिया हुआ है। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स टू रिमूव विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पॉल्यूटेंट्स। ये क्वेश्चन भी पहले देखा हुआ है, फ्लाई ऐश जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, when a person is talking to himself or herself or contemplating or dreaming while in sleep, ये किस तरीके का कम्युनिकेशन है, तो खुद से ही बात कर रहे हो ना, तो इंट्रा हुआ ना, तो इंट्रा पर्सनल हो गया। इंटरपर्सनल जब सामने वाले से बात कर रहे हो, कल्चर के लेवल पे दो अलग अलग कल्चरल लेवल पे बात कर रहे हैं लोग, एक हिंदू एक मुस्लिम बात कर रहे हैं, इंटर कल्चरल हो गया। इंटरनेशनल दो अलग अलग नेशन के लोग बात कर रहे हैं, तो ये तो आप खुद से ही कर रहे हो, तो इंट्रा पर्सनल हो गया जी। ओके, एज ऑफ फेब्रवरी, ये वाला क्वेश्चन भी हाईएस्ट टू लोवेस्ट ग्रोसिंग आपको लगाना था। नोबडी नोज कहां से ये डाटा लेके, क्योंकि ऐसा कोई ऑफिशियल डाटा तो हमने देखा नहीं है ना, गूगल पे जो मिलेगा वो चीज हम ऑथेंटिक वे में भी चैलेंज नहीं कर सकते। तो इन्होंने ये क्वेश्चन को ठीक भी नहीं किया, इन्होंने EACBD जो है इसका आंसर रखा, यानी दंगल, देन बाहुबली, देन पुष्पा, देन RRR और आपका ये KGF चैप्टर 2। तो हाईएस्ट टू लोवेस्ट, हाईएस्ट टू लोवेस्ट इन्होंने लगाई है ये। ठीक है, सो मैं ये ऐसे क्वेश्चन को बस क्या ही एक्सप्लेन करूं, तो आप ऐसे क्वेश्चन से टेंस्ड ना हो। इस तरीके का एक आधा क्वेश्चन, जैसे वो फिल्म वाला था और एक ये, तो ये 2 क्वेश्चन इस बार बहुत टेंशन गिविंग क्वेश्चंस थे। Which of the following are 4 guiding principles in the development of higher education? Access, authority, equity, equality. Equality, equity. Okay. अकाउंटेबिलिटी, इक्वालिटी, इक्विटी अगेन। ये ना अफोर्डेबिलिटी भी आएगा, तो ये क्वेश्चन जो है स्किप हुआ था, ड्रॉप कर दिया गया था। एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी, इक्वालिटी नहीं आएगा, और इन्होंने इक्वालिटी हर एक ऑप्शन में दे रखा है मोस्टली। ठीक है, सो ये नहीं है जी, ये सही नहीं था, ड्रॉप्ड था ये। तो ये NEP 2020 के अकॉर्डिंग ये 4 की गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी हायर एजुकेशन के लिए, तो आपको ये याद रखने हैं। ओके, वर्ल्ड इज एन इफेक्ट एंड हेंस इट मस्ट हैव एन एफिशिएंट एंड इंटेलिजेंट कॉज। तो आप उसको इफेक्ट की तरह देख रहे हो, दैट एफिशिएंट एंड इंटेलिजेंट कॉज इज गॉड। तो वो जो कारण है पीछे का, वो कारण हम भगवान को बोल रहे हैं। यानी आप कहीं ना कहीं इन्फ्रेंस निकाल रहे हो, आपने कोई एनालॉजी नहीं बनाई है, कोई वर्बल अथॉरिटी नहीं प्रेजेंट किया, और कोई आपने ऐसे परसेप्शन भगवान को देखा भी नहीं है। ठीक है, तो ये इन्फ्रेंस जो है अनुमान लगाया है आपने। ठीक है, सो आर्ग्यूमेंट क्या रीजन कर रहा है कि वर्ल्ड बीइंग एन इफेक्ट, एक इंटेलिजेंट या एफिशिएंट कॉज उसका होगा, और उस कॉज को हम क्या मान के चल रहे हैं। सो एक तरीके से हम यहाँ पे डिडक्टिव रीजनिंग के थ्रू पहुंच रहे हैं, तो ये इन्फ्रेंस जो है वो आपका रहेगा। ओके, सर्टेन कोड में जर्मनी को आपने ऐसे लिखा है, जी को 9, ई को देखो EABCDE 5वें नंबर पे आता है ई को हमने 7 लिखा, EFG 5 6 7, 7वें नंबर पे आता है जी, तो हमने 2 जोड़ के 9 लिखा। यानी हम 2 जोड़ते हुए जा रहे हैं, जैसे ए है तो A1 पे आता है पहले नंबर पे, 2 जोड़ दिया तो 3 बन गया। पैटर्न दिख रहा है, साफ साफ देखते ही पता चल रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमने 2 ऐड किए हैं, तो यहाँ पे भी ऐड कर दो। जैसे ए है, तो यहाँ पे क्या ऐड किया, ए में 3, ये लो यहीं से ही पता चल गया, आंसर आपका थर्ड आना चाहिए। ठीक है, और किसी में दे ही नहीं रखा है ये। तो ये ऐसे क्वेश्चंस को, ये जो लॉजिकल रीजनिंग वाले मैथमेटिकल लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, बहुत थोड़ा सा भी ध्यान से देखोगे ना, और जितने प्रीवियस ईयर है वो कर रखे होंगे, तो आपके ये क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। ओके,
चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर। बहुत पुराना क्वेश्चन हो चुका है। वेब ब्राउजर और सर्च इंजन में क्या फर्क होता है, कौन कौन से एग्जाम्पल्स इसके होते हैं। ओके, तो गूगल एक सर्च इंजन है, वो वेब ब्राउजर नहीं है। ओके, तो सर्च इंजन गूगल, बिंज, याहू, ये आपका डक डक गो और बायदू, ये सर्च इंजन में आते हैं। वेब ब्राउजर में हम गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, एप्पल सफारी, देन आपका माइक्रोसॉफ्ट एज, टोर ब्राउजर, तो ये सारे के सारे वेब ब्राउजर में आएंगे। तो ये पता होना चाहिए आपको, दोनों में फर्क भी पता हो और दोनों के एग्जाम्पल्स का भी पता हो। MICR, OCR, OMR, then barcode reader. तो reading the car number plate, capturing product information so that it can be added to the customer's purchase total. ये तो barcode reader होता है ना, अगर थोड़ा सा याद हो आपको। बारकोड पढ़ते हैं ना, वो हम बारकोड पे ही टिक करता है वो, जब आप बिल बनवाते हो। तो डी का सेकंड। देन है रीडिंग द नंबर्स फाउंड ऑन अ बैंक चेक। बैंक में MICR होता है शायद, तो बैंक में MICR। ओके, रीडिंग मार्क्स रिटर्न यूजिंग पेंसिल और पेन ऑन अ स्पेशली प्रिंटेड पेपर। OCR, कार वाला OCR आएगा, बी का फर्स्ट। ठीक है, देन आप मार्क्स और ये OMR साउंड कर रहा है, तो आंसर आपका फोर्थ। ठीक है जी, फोर्थ आएगा। ठीक है, पहले का थर्ड, यानी जो बैंक में बैंक चेक वाला है, बैंक से रिलेटेड MICR, OCR आपका कार की नंबर प्लेट रीड करने के लिए, OMR आपका पेंसिल्स या पेन के द्वारा जो आपने स्पेशली प्रिंटेड पेपर पे मेंशन किया उसको पढ़ने के लिए, और बारकोड रीडर जो है वो ये आपका कस्टमर के परचेज टोटल में चीजें डालने के लिए। ओके, देन है आपके सामने कॉम्प्रीहेंशन। वीडियो को यहाँ स्टॉप कीजिए, कॉम्प्रीहेंशन को पढ़िए। कॉम्प्रीहेंशन को फटाफट पढ़ना है ताकि आप बेटर तरीके से सोल्व करवा पाओ। ठीक है, ये 5 जो पे क्वेश्चंस होते हैं आई एम सॉरी, ये जो 5 क्वेश्चंस होते हैं ये भी बोनस क्वेश्चंस होते हैं। आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, तो 46 का आंसर जो है आपका रहेगा थर्ड, ओनर्स ऑफ द सिस्टम। देन 47 आपके सामने है, वीडियो को स्टॉप कीजिए, पढ़िए, आंसर करने की कोशिश कीजिए। आफ्टर गोइंग थ्रू द पैसेज ये आप इन्फरेंस निकाल सकते हो कि कैपिटलिस्ट सिस्टम जो है वो बायस्ड है। देन कैपिटलिस्ट सिस्टम में एंड जो है वही जस्टिफाई करता है आपके रास्तों को, रिजल्ट जस्टिफाई करता है, बेनिफिट जस्टिफाई करता है। ठीक है, देन है कैपिटलिस्ट सिस्टम फोकसेस ऑन, किस पे फोकस करेगा, अनयूजुअल बेनिफिट्स पे फोकस करेगा। देन है कैपिटलिज्म इज डेट्रीमेंटल टू इक्वालिटी एज इट डिवाइड्स द सोसाइटी इनटू, दो ग्रुप में डिवाइड करता है, एक जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और एक जो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। ओके, चलिए जी, ये जो है आपका पहला पेपर हमने कवर कर लिया है आपके जून 2025 का। 96 क्लास हमारी यहाँ पे फिनिश होती है, समाप्त होती है। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही हो। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री। बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।